हॉस्पिटल से एक फ़ोन आता है दीवान जी के मोबाइल पर कि क्या आप एक बच्चा लेंगे। दीवान जी तुरंत अपनी सहमति देते हैं और लगभग 15 मिनट बाद दीवान जी और उनकी पत्नी, जो पेशे से एक शिक्षिका होती हैं, दोनों साथ में पहुंचते हैं हॉस्पिटल और कानूनी प्रक्रिया के बाद बच्चे को गोद ले लेते हैं। बच्चे को गोद लेकर के घर आते हैं और कुछ दिनों बाद अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करके सूचित करते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ है। और साथ साथ एक नया मकान भी लेते हैं बुलंदशहर में और एक जश्न का माहौल होता है। पूरे घर में खुशियाँ दौड़ रही होती हैं। सारे लोग अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन समय धीरे धीरे बीतने लगता है और लगभग 15 वर्षों बाद जब वो लड़का 15 से 16 वर्ष का हो जाता है तो एक दिन खंजर से अपने पिता के सीने में वार करता है और उनके दिल को चीरते हुए खंजर बाहर निकल जाता है और उस पिता की मौत हो जाती है। जिस बच्चे को उन्होंने गोद लिया उसी बच्चे ने उनकी हत्या कर दी। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं यतेंद्र सिंह दिव्य गंगा स्टोरी पर पुनः एक नई सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है यूपी के गाज़ियाबाद ज़िले से, जहाँ पर मुरादनगर नामक थाना पड़ता है। उसके अंतर्गत एक गांव आता है, उसका नाम है सुराना। सुराना में एक परिवार होता है लेखराज जी का। उनके 3 बेटे होते हैं, अनिल, अरुण और प्रवीण। सबसे छोटा बेटा प्रवीण होता है। प्रवीण बचपन से ही बहुत होनहार होता है, बहुत सज्जन होता है और उसकी ये इच्छा थी कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब करना चाहता था। 1995 के आसपास वैकेंसी निकलती है और वह उसमें अप्लाई करता है और सिलेक्शन हो जाता है। प्रवीण उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही पद पर चयनित होता है और 1999 में बुलंदशहर के खुर्जा में शिवपुरी की एक लड़की होती है सविता रानी। सविता रानी से प्रवीण की शादी हो जाती है। सविता पेशे से एक शिक्षिका होती हैं बेसिक में और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी अच्छे से चलने लगती है। लगभग 2008 के आसपास की घटना है। शादी से 8 से 9 साल हो जाते हैं, उनको बच्चा नहीं होता। वे बहुत से डॉक्टरों से मिलते हैं, वैद्यों से मिलते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती। वे काफ़ी दुखी रहते हैं। लेकिन इसी बीच दीवान जी के मोबाइल पर वही फ़ोन आता है हॉस्पिटल से और वो बच्चे को गोद ले लेते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा जो है बड़ा होता है और बुलंदशहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में उसका नाम लिखवाया जाता है। साथ साथ 2 से 3 टीचर ऐसे होते हैं जो उसके ट्यूशन की व्यवस्था करते हैं। पढ़ने में बच्चा होनहार होता है। समय से स्कूल जाना, स्कूल से समय से वापस आना और घर पर अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था, क्योंकि पैसे की कमी थी नहीं। माँ शिक्षिका थी और पिता दीवान के पद पर कार्यरत थे। उनकी पोस्टिंग बाद में आगरा में हो जाती है। आगरा में कुछ वर्षों तक वो जॉब करते हैं। उसके बाद एक प्रार्थना पत्र अपने उच्च अधिकारी को देते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र जो है बुलंदशहर में कर दिया जाए, क्योंकि मेरा बेटा अब बड़ा हो रहा है, उसको मेरी पूरी आवश्यकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। अतः उनका जो पोस्टिंग बुलंदशहर में कर दिया जाता है। दीवान जी घर आ जाते हैं। जब वह बच्चा कक्षा 7 पास करके 8 में पहुंचता है तो उसकी संगत बुरे लोगों से हो जाती है। वह सुरती खाना शुरू कर देता है, जिसको अब गांव में खैनी के भी नाम से जानते हैं। धीरे धीरे उसका नशा बढ़ने लगता है। वो उससे बड़ी बड़ी नशा करना शुरू कर देता है और इस तरह से वह उसका आदी हो जाता है कि बिना नशा के वह रह ही नहीं पाता। स्कूल जाना, देर से स्कूल वापस आना, यह प्रक्रिया चलती रहती है। उसकी माँ जो शिक्षिका होती हैं वह दीवान जी को सारी बातें फ़ोन बताती हैं, लेकिन दीवान जी क्या करें। एक दिन ऐसा होता है कि वह लड़का स्कूल से देर
रात घर आता है और अपनी माँ से कहता है मुझे एप्पल का मोबाइल चाहिए। उसकी माँ कहती है कि ठीक है, बाद में मिल जाएगा, अभी तुम पढ़ाई करो। लेकिन इतना सुनते ही वह बेटा जो है उसका आग बबूला हो जाता है और पास में रखी हुई टीवी पर एक जोरदार घुसा मारता, टीवी टूट जाती है। अगले दिन फिर वही घटना होती है। वो आता है और कहता है कि मुझे आज एप्पल की मोबाइल चाहिए तो चाहिए। लेकिन माँ फिर वहीं अपना दोहराते हैं कि नहीं, तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें एप्पल की मोबाइल अवश्य मिल जाएगी। पास में पड़ा हुआ एक लोहे का रॉड उस उठाता है और शीशे के टेबल को तोड़ देता है। माँ इतने पर भी कुछ नहीं बोलती। तो तीसरा दिन होता है, वह बच्चा फिर हट करता है कि नहीं, मुझे आज अंतिम दिन है, मुझे हर हालत में एप्पल की मोबाइल चाहिए। माँ जो है उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह एक रॉड उठाता है और माँ के सर पर जोरदार वार कर देता है। उसका सर फट जाता है, लेकिन माँ तो माँ होती है, वो कुछ नहीं बोलती और कहती कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब शांत हो जाओ। ये सारी बातें वह शिक्षिका अपने पति दीवान को बताती हैं। दीवान जी सुनते बहुत हतप्रभ होते हैं और वापस आते हैं और अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि जो ट्यूशन लगाए गए थे वो भी शिक्षक उस बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अब वह बुरी तरह से नशे का आदी हो चुका था। एक दिन उसने अपने पिता से हट किया कि मुझे 4 व्हीलर की चाबी दीजिए, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। उसके पिता साफ साफ इनकार कर देते हैं कि तुम अभी इतनी उम्र के नहीं हुए हो कि 4 व्हीलर चला सको। रात 8 बज रहे होते हैं, सब लोग खाना खाते हैं। वह लड़का खाना खा करके मेज से उठता है और किचन के पास जाके खड़ा हो जाता है। उसके पिता खाना खाने के बाद उठते हैं और बेसिन के पास जाकर के हाथ धुलने लगते हैं। तभी वह किचन से चाकू उठाता है और दौड़ कर आता है और पिता के सीने में वो चाकू घोंप देता है। चाकू दिल को चीरते हुए पार हो जाती है। लोग रोने लगते हैं। आवाज़ सुनकर बाहर के लोग भी घर में प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि दीवान महोदय ज़मीन पर पड़े हुए हैं और छटपटा रहे हैं। लोग जल्दी से उनको उठाते हैं और वही लड़का कार को ड्राइव करके नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ के हॉस्पिटल के लोगों के द्वारा ये जवाब दे दिया जाता है कि मामला बहुत ही सीरियस है। लोग जिला अस्पताल की तरफ भागते हैं लेकर के। वहाँ से लगभग 15 मिनट की दूरी होती है, लेकिन रास्ते में ही दीवान महोदय की सांस टूट जाती है, उनकी मौत हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्या एक पिता के परवरिश में कोई कमी थी, या एक बेटे को उस तरह से संस्कार नहीं मिला था? मेरी इस कहानी का बस इतना ही उद्देश्य है कि हर एक माता पिता को जागरूक होना चाहिए। मैं किसी को किसी भी प्रकार के ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं और ना ही किसी को किसी प्रकार से आहत कर रहा हूं, लेकिन हर माँ बाप को जागरूक होना आज के समय की मांग है। उस बच्चे को पुलिस गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है, बाल सुधार गृह में। तो ऐसा आज के ज़माने में देखने को मिल रहा है। प्लीज़ इस पर कमेंट जरूर करें और बताएं इसमें किसकी गलती है, पिता की या पुत्र की। कहानी ये समाप्त होती है। जय भारत, जय हिंद।